फिर कोई भी छोटा एक वो वॉयल का वो ले लो, उस पर रबर लगा लो आप खुद लगाना चाहो तो। अगर स्टार्टिंग में जब करते हैं तो यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड से अगर करते हैं तो हम जस्ट, जैसे ये लीजन है, लीजन के जस्ट टिप पे रखते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आपका लीजन एटलीस्ट 2.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसके बाद जस्ट बाद में कोई वेसल है तो। अगर आपका लीजन 1.5 सेंटीमीटर का है तो या तो नहीं सेमी ऑटोमेटिक नहीं, इसी को ही आप बाहर ले लो और आप अल्ट्रासाउंड से नाप लो कि आपका 1 सेंटीमीटर ये बाहर निकल रही, आधा कोर लेके आए, आधा नॉर्मल टिश्यू लेके आए, वो कोई दिक्कत नहीं। मिल जाती है नॉर्मल टिश्यू और टिश्यू आपको दिख भी जाएगा रेड और व्हाइट, ट्यूमर हमेशा व्हाइट होता है। अगर आपको इसमें दूसरा ऑप्शन आता है, इसी निडल में एक और निडल आती है जो हमारे पास दूसरी निडल है, उसमें क्या होता है कि इसमें तो 2.2 का थ्रो है, उसमें आप थ्रो को चेंज कर सकते हो, उसमें आप 1.5 भी कर सकते हो और 2.2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें एक बार घुमाना होता है तो 2.2 हो जाएगा, दूसरी तरफ घुमाओगे तो 1.5 हो जाएगा, ये थ्रो छोटा हो जाता है उसका, ठीक है। थ्रो छोटा कैसे होगा, वो इतना ही खुलेगा, ये पूरा खुल रहा है, वो आधा ही खुलेगा, ठीक है ना। जैसे वो आधा खुलेगा तो वो 1.5 तक ही जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर का कोर वाला भी आता है, 1 भी आता है, 1.5 भी आता है, 2.2 भी आता है, अलग अलग भी आते हैं, और एक ही मशीन में तीनों वाले भी आते हैं, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हो। आपको बोलना है सिंपल चीज जो आपने देखी हो, ठीक है ना। ज्यादा इधर उधर के पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो दिखा रहा है तो बोलना सर हमारे यहाँ यूज नहीं होती, हमारे जो यूज होती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो गन है आप देख लो, जब भी उठा के देखोगे आपको ऊपर हमेशा दिखाएगा कि कितना थ्रो है। कलर से यूजली हम पहचानते हैं कि इसका कलर जो है ना पिंक होगा तो 18 वाला होता है, ठीक है। हाँ जॉन, मैं अभी क्लास में था, हाँ बाद में करूँ तेरे को, ठीक है। वेबसिकन देखने पीछे दिखा दो किसी को, लोड करके मत चलाना, हाथ में झलक जाएगी, ये बहुत तेजी से जाती है और पता नहीं लगेगा हाथ में कब लगेगी। टिश्यू सैंपल ले आएगी फिर अगर किसी को चलाना है तो फॉर्मल लिया पहले टिश्यू खराब तो ना हो। ये कौन सी वेबसिकन है, ये है सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इसको छोटा कर दो मान लो तो ये सेमी ऑटोमेटिक हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। देखो एक बार खींचा इसको मैंने, ठीक है, ये देखा, इसको मैंने पुश खुद किया है, पुश खुद किया, एक बार ऐसे आया, अभी कोई इसके आगे वो नहीं है, एक बार मैंने खुद पुश किया इसको, टिश्यू के अंदर खुद पुश किया, खुद पुश हो गया। अब दूसरी बार जब मैं पुश करूंगा तो इसने कट लिया है, समझ गए। पहली बार उसने दोनों कट अपने आप लिए थे, इसका पहला पुश जो है ना वो मुझे करना पड़ रहा है, दिख रहा है, ये सेमी ऑटोमेटिक है ना, तो इसमें पहला पुश मैंने किया है, पहला पुश कर दिया। अब दूसरा पुश जो है वो ऑटोमेटिक होगा, स्प्रिंग लगी है दूसरे पुश में, ये है सेमी ऑटोमेटिक। और जो मैनुअल होगी उसमें क्या होगा, पहला पुश भी आप कर रहे हो और दूसरा पुश भी आप ही कर रहे हो, तो उसमें टिश्यू कोर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। So first और second का पर्पस क्या है? फर्स्ट और सेकंड का पर्पस, कटिंग वन, सेकंड वन जो उसकी कवर भी तो करेंगे ना, आपने टिश्यू निकालोगे कैसे, आपने कट तो कर लिया टिश्यू, उसको निकाल, उसको कोर को निकालना भी है ना, सेकंड वन इज गिविंग द कवरिंग ऑफ दैट कट। मतलब कवरिंग क्या, आपका टिश्यू के अंदर चला गया है लेकिन उसने कट नहीं किया अभी, जस्ट टिश्यू के अंदर गया, उसके अराउंड ऐसे तो करके जैसे ये टिश्यू इसके ऊपर है टिश्यू, अब ये दूसरा कट जो आएगा वो उस टिश्यू को काटते हुए अंदर रख लेगा, बाकी टिश्यू के नहीं जाएगा। इसके अंदर इतने पार्ट के अंदर ये जो दिख रहा है, बाकी इस एज में इतने पार्ट में टिश्यू रह जाएगा, बाकी ये कवरिंग इसके ऊपर आ जाएगी, तो इतना कोड बच जाएगा। ये जो आगे वाला है वो टिश्यू को आगे धक्का नहीं दे देता, ये वाला पार्ट टिश्यू को टिश्यू को नहीं पकड़ना है, मान लो ये एक होलो चीज है ना, ये अगर ये इसके अंदर पूरा मान लो टिश्यू है, लीवर टिश्यू, ये इसके अंदर गया तो ये पूरे लीवर के अंदर है ना, अब पूरा लीवर इसके चारों तरफ है, लेकिन इसको वापस निकालेगा तो ऐसे कैसे निकल आएगा, ये तो टिश्यू थोड़ी कटेगा। अब इस कवरिंग के चारों तरफ अगर एक कवरिंग आ जाए, मतलब इसके चारों तरफ इतना कट इसके बना हुआ है, बिवेल्ड है, अगर इसके चारों तरफ एक कवर आ जाए तो उसके अंदर ही रह जाएगा टिश्यू, ये चारों तरफ है ना, ये इसके जैसे ही ऊपर आएगा, इसके ऊपर आ गया ना एकदम से, तो इसके अंदर एक टिश्यू रह गया, अब इसको निकालोगे तो वो टिश्यू इसके अंदर ही रह जाएगा, वो टिश्यू वापस लीवर में तो नहीं रहेगा। बात समझ गए, ये कट करने के लिए है। सेकंड वाला जो है वो कट करता है टिश्यू, उसके ऊपर से कट करेगा। ओवर ऑटोमेटिक ये
ओवर ऑटोमेटिक कोई एडवांटेज नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, सबका एक जैसी कवरिंग होती है। ऑटोमेटिक में प्रिसाइज है, ऑटोमेटिक में आपने लिया, आपने कट किया, आप लेके आ गए, उसमें टिश्यू बड़ा अच्छा आएगा, टिश्यू की जो पॉसिबिलिटी है फेलियर की वो काफी कम होती है। इसमें क्या है, आप खुद पुश कर रहे हो, इसका फायदा क्या है, आपको पता है कि मान लो देख लो क्या मतलब कितना थ्रो कर रहा हूं, कितना थ्रो नहीं, आपको दिख रहा है सामने, आप अल्ट्रासाउंड से गए, आपने देखा इतने तक वेसल बस यही हो जाएगा। बेटर कंट्रोल। आप इसमें साइज आप जितना मर्जी चाहो उतना ले सकते हो। इसमें थ्रो जो है आप पूरा 1.2 नहीं करना है आपको, इसमें जितने तक आपने रोकना है रोक लो। आपको इतना छोटा टिश्यू चाहिए इतना छोटा आएगा, इतना बड़ा चाहिए इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा चाहिए इतना बड़ा आएगा। इसमें टिश्यू की फुल लेंथ 1.8 ही है, लेकिन आप चाहो तो 0.5 का भी ले सकते हो, आपको इतना ही आगे वैसे उसके आगे उतना ही पुश। उसके बाद ये फिर इतना मान लो आपने कर दिया पुश, ठीक है, इतना पुश करने के बाद उसको वापस ले लो और फिर अपने कट कर दो उसको। उसमें फिक्स समझ गए? नहीं समझ में आया? आ गया सर। हाँ सर वापस क्या लिया? जैसे इसको मान लो मैंने किया है, इतना ही मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा निडल आगे नहीं जाएगी, तो इसको इतना मैं इतना निडल को वापस ले लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं दबाऊंगा तो पूरा आगे जाएगा ये, ओके ठीक है ना। तो आपको ये दिख जाएगा ना, आपको ये आगे का टिप पता लग जाएगा कि मुझे कितने तक जाना है, ये टिप आपको दिखती रहेगी लगातार। उसमें आपको नहीं पता, उसमें ब्लाइंडली 2.2 सेंटीमीटर आगे जाएगी, वो कुछ सेकंड्स में आगे जाके वापस आ जाएगी ना। इसमें आपको पता है कि मुझे कितना आगे जाना है, उसमें आपको आगे दिख जाएगी निडल टच हो रही है तो पीछे ले लोगे आप तुरंत। समझ गए? ये क्या है जो निडल कौन सी मैंने जो पकड़ी हुई है, ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये 20 mm की इसका कट है और 18 गोज की है, ये कुक की है। ये है ट्रांसजुगुलर लिवर बायोप्सी की 60 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर आती है ट्रांसजुगुलर रीनल बायोप्सी के लिए, ठीक है। इससे जाते कैसे हैं, हम जाते हैं पहले लिवर ट्रांसजुगुलर, जुगुलर के अंदर गए, आईवीसी के अंदर आए, आईवीसी के अंदर जाने के बाद तो जाएगा कैसे, किससे हुक करोगे? सर हेपेटिक वेन से राइट हेपेटिक वेन में जाके नहीं तो ये कैसे जाएगी फिर? नहीं, इससे पहले आपको कुछ डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? मेटल कैनुला क्या होता है, उसका नाम क्या है? शीट होती है, लॉन्ग शीट। मेटल कैनुला होता है। ये लॉन्ग शीट है, फिर ये आपकी लॉन्ग शीट आ गई। अल्ट्रासाउंड से देखने की जरूरत नहीं होती ट्रांसजुगुलर लिवर बायोप्सी। आप अंदर जाओ, आपने वायर अंदर रखा हेपेटिक वेन के, हेपेटिक वेन के अंदर वायर रखा, उस पर कैथेटर लेके गए, कैथेटर से स्टिफ वायर पे चेंज किया, स्टिफ वायर के ऊपर ये लॉन्ग शीट चढ़ा दी। ये लॉन्ग शीट हेपेटिक वेन के अंदर देखो मुड़ी हुई ना, पहले हेपेटिक वेन की तरफ मुड़ गई ऐसे, ये अब हेपेटिक वेन के अंदर ऐसे मुड़ गई। लेकिन अब इसमें से निडल डालोगे तो निडल तो प्लास्टिक को पार कर जाएगी, जा ही नहीं पाएगी ना। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक लेते हैं लॉन्ग मेटल कैनुला, इसी में होगा देखिए नीचे, ये है मेटल कैनुला, ठीक है ना। ये मेटल है, ये इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, ये मेटल है, ठीक है ना। ये मेटल कैनुला है, इसके अंदर तो निडल जा नहीं सकती कहीं, ठीक है। इसके ऊपर ये कवरिंग होती है जो इसको नॉन ट्रोमेटिक रखती है, ठीक है। ये अब नॉन ट्रोमेटिक हो गया ना आगे से, अब ट्रोमेटिक नहीं है। तो सबसे पहले आपने शीट ली, लॉन्ग शीट, लॉन्ग शीट के अंदर गए, आपने हेपेटिक वेन के अंदर रख लिया इसको, ऐसे हेपेटिक वेन के अंदर रखा और इसको निकाल लिया, डायलेटर को, डायलेटर निकाला, फिर उसके अंदर ये मेटल कैनुला लिया, मेटल कैनुला को ऐसे रखा, ऐसे अंदर डालते रहे, ऐसे अंदर डालते रहे, छोड़ छोड़ के डालना होता है ताकि ये ट्रोमा ना करे। और फिर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एंगल की, जिधर उसका एंगल है निडल का, टिप का एंगल, उधर ही रखना है। इसको मैंने एंटीरियरली घुमा लिया, हेपेटिक वेन पोस्टीरियरली होती है, लीवर एंटीरियरली होता है, इसको एंटीरियरली घुमाया तो आगे क्या होगा, लीवर होगा पूरा। हेपेटिक वेन के अंदर ये जा रखा है तो आगे लीवर होगा। डरने की जरूरत नहीं है, आप इससे जो भी सैंपल लोगे, चाहे पोर्टल वेन के अंदर निडल जाए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड अगर पोर्टल वेन से ब्लड निकला तो हेपेटिक वेन में आएगा, आप हेपेटिक वेन के अंदर हो ना, तो अगर ब्लीडिंग भी होगी पेशेंट को तो अल्टीमेटली उसी के ब्लड में होगी, तो पेशेंट का ब्लड तो कहीं लॉस हो ही नहीं रहा, सेफ है ना। आप पोर्टल से पूरी पोर्टल के थ्रू भी चले जाओगे तो भी डर नहीं है, अल्टीमेटली ब्लीडिंग उसके हेपेटिक वेन में होनी है। और एक बारी दो बारी टिश्यू लेने से कभी भी फिस्टुला नहीं बनता है, 50 बार भी सैंपल ले लोगे तो भी फिस्टुला नहीं बनेगा। फिस्टुला क्योंकि लीवर पैरेन्काइमा तुरंत ग्रो कर जाता है उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर फिर अब ये निडल ले जानी बड़ी आसान है। अगर अब आप इसके अंदर ले जाओगे तो अब ये निडल डालोगे तो ये निडल पहुंच जाएगी वहां, आ गई ना निडल,
अब ये नीडल पहुंचानी बड़ी आसान है, देखो ठीक है। आपने नीडल ली, वापिस इसको लोड किया। इसको लोड करने के लिए पहले एक बार खींचना पड़ता है इसको, फिर ये आराम से पुश हो जाता है। ये पुश हुआ, हो गया पुश, और फिर इसको ले लिया और इसको निकाल लिया। इसको ऐसे ही रखना है। सैंपल एक बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार सैंपल लेते हैं लीवर में। ट्रांसल्यूलर लीवर बायोप्सी में एटलीस्ट 4 सैंपल्स हम लेते हैं, ठीक है। चारों कोर अगर आपके आ जाते हैं देन आप छोड़ देते हो। ये लीवर बायोप्सी सिंपल होती है। उसके 2 इंडिकेशन होते हैं ट्रांसल्यूलर लीवर बायोप्सी के। एक होता है कोगुलोपैथी एंड असाइटिस, ठीक है। लीजन्स के लिए मोस्टली नहीं करते हैं, क्योंकि लीजन्स को अगर आपने टारगेट करना है तो हेपेटिक वेन से बड़ा मुश्किल होता है टारगेट करना। ओके, समझ में आ गया। ये कैनुला जो है, इस कैनुला का नाम क्या है? मेटल कैनुला जो है इसका नाम क्या है? ये एक सेट के साथ आता है। कौन सा सेट होता है वो? रोश उशिडा पंक्चर सेट आता है। ये है टिप्स के लिए, इससे हम टिप्स करते हैं, ठीक है ना। ये शीट अंदर रखी, इस शीट को निकाला, सेम प्रोसीजर, अंदर ये डाला, ठीक है, ये अंदर डाला ऐसे। आपने हेपेटिक वेन को डायरेक्शन को ऊपर की तरफ रखा और एक निडल आती है इसके अंदर। ये वाली प्लास्टिक निडल है, ये लॉन्ग निडल है। ये लॉन्ग निडल इसके अंदर पुश कर देते हैं। कोला पिंटो भी इसी को बोलते हैं। इसका नाम, पूरा नाम रोश उशिडा है। ये जो निडल है, एक सामने दिख रही है निडल ऐसे, ये निडल के ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग है, ठीक है। जैसे आप निडल निकालोगे तो एक प्लास्टिक कैथेटर बन जाएगा ये, ठीक है। वापस निडल डालोगे तो एक निडल बन जाएगी। तो इससे हमने क्या किया, हम इसके अंदर जाएंगे और सामने इसको पंक्चर मारेंगे ऐसे ऐसे, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, ऐसे पंक्चर मारेंगे। कभी ना कभी ये पोर्टल वेन में पहुंचेगा। जैसे ये पोर्टल वेन में पहुंच जाएगा, इसको अंदर तक ले जाएंगे। पोर्टल वेन के अंदर प्लास्टिक कैनुला पहुंच गया, निडल निकाल लेंगे। केवल निडल निकाली तो प्लास्टिक कैनुला कहाँ रह गया? पोर्टल वेन के अंदर। इसके अंदर से बाहर ले जाएंगे और पोर्टल वेन से एसएमवी या स्प्लेनिक वेन के अंदर पहुंच जाएंगे। और जो ट्रैक बनेगा उस ट्रैक को हम डायलेट करके उसके अंदर स्टेंट डाल देंगे। ये टिप्स हो गया, ठीक है ना। इजी है ना, बोलने में बड़ा इजी है। स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर्स, वो आईएनआर होना चाहिए 1.4, ठीक है ना। 1.4 से ऊपर का आईएनआर नहीं होना चाहिए। कोई भी एंटी कोगुलेंट ड्रग्स नहीं चलनी चाहिए, एंटी प्लेटलेट नहीं चलनी चाहिए। अगर एंटी प्लेटलेट चल रही है, एंटी कोगुलेंट ड्रग चल रही है तो 3 डेज उसको बंद करेंगे एंड देन पीटीआईएनआर रिपीट करेंगे। प्लेटलेट जो होता है वो हम रखते हैं मोर देन 30,000 फॉर जितने भी पेशेंट सीएलडी वाले होते हैं। फॉर नॉर्मल पेशेंट मोर देन 60,000, ठीक है ना। प्लेटलेट सीएलडी वालों में क्योंकि बढ़ता नहीं है, जितना मर्जी दे दो। पीटीआईएनआर, पीटी इज बेसिकली, आईएनआर क्या होता है? इंटरनल, वो रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू पीटी। पीटी जो होता है ना, दैट इज बेसिकली एक वैल्यू है जो 13.5 किसी लैब की, किसी की 14.5, किसी की 12.5 होती है। एक कोर ग्रुप के एक पेशेंट्स को उठा के उनका जो रेशियो निकाला जाता है उससे आईएनआर निकलता है। तो आईएनआर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पीटी। पीटी कई बार बढ़ा भी हो सकता है लेकिन आईएनआर नॉर्मल हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है उसके लैब की स्टैंडर्डाइजेशन ऐसी, ठीक है। हाँ, जो हम यूज करते हैं रेजेंट और सैंपल ऑफ ग्रुप जितने होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो बायोप्सीज आपकी हो गई। अब आते हैं ड्रेनेज प्रोसीजर्स। ड्रेनेज प्रोसीजर्स में हम क्या क्या करते हैं? आपसे पूछा जाए कि आप क्या क्या ड्रेनेज प्रोसीजर करते हो तो क्या बोलोगे? डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ड्रेनेज करते हैं, एलवीपी करते हैं। एलवीपी क्या होता है? लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस, ठीक है। डायग्नोस्टिक में अगर आपको स्मॉल वॉल्यूम पैरासेंटेसिस होता है। लार्ज वॉल्यूम कब बोलते हैं? व्हेन मोर देन 2, नहीं कहते तो जरूरी नहीं होता। व्हेन मोर देन 2 लीटर अगर हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं लार्ज वॉल्यूम पैरासेंटेसिस, ठीक है ना। उससे कम होता है तो बोलते हैं मीडियम वैल्यू और स्मॉल वैल्यू, ठीक है ना। तो लेकिन हम यूजुअली बोलना चाहिए एसाइटिक टैपिंग, ठीक है ना। और
थेरापेटिक प्लूरल टैपिंग और डायग्नोस्टिक प्लूरल टैपिंग। उसके बाद आता है लीवर एब्सेस एस्पिरेशन, लीवर एब्सेस ड्रेनेज कैथेटर प्लेसमेंट। उसके बाद आता है आपका पेयर। उसके बाद आता है आपका पीसीएन एंड इसके अलावा सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी। उसके बाद आता है आपका कोलीसिस्टोस्टमी, गोल ब्लेडर के अंदर अगर ड्रेन डालते हो। इसके अलावा जितने भी पीटीबीडी, जितने भी गाइडेड जो ड्रेनेज कलेक्शंस के लिए होते हैं, ठीक है, ये आपके कॉमनली हो गए हैं। इन सबको करने का तरीका है क्या है? दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो होता है केवल आपको ड्रेनेज करना है, ड्रेनेज सिंगल टाइम ड्रेनेज। सिंगल टाइम ड्रेनेज होता है कि आपने निडल लगाई और आपने ड्रेन कैथेटर से जोड़ दिया और यूरो बैग में लगा दिया। उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, मोस्ट कॉमनली अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ही करते हैं सब चीजें, कभी कभी सीटी गाइडेड की जरूरत पड़ती है। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में आपको सबसे पहले पार्ट प्रिपरेशन करनी है, जिस एरिया पे करना है उस एरिया पे आपको लोकल लगाना, वो बीटाडिन लगानी है। हैंड रब या बीटाडिन से आपको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ड्रेप्स लगाने हैं। ड्रेप लगाने के बाद उस एरिया में लोकल देना है, ठीक है। लोकल जो होता है वो 2% लिग्नोकेन यूज करते हैं हम, ठीक है। लिग्नोकेन जो हमारे यहाँ यूज करते हैं होता है लिग्नोकेन, ठीक है, ज़ैलोकेन के नाम से जो आता है। एनेस्थीसिया होता है जिसको प्रिलोकेन बोलते हैं, प्रिलोकेन, वो अप्लाई कर सकते हैं ताकि निडल का भी पेन ना हो, ठीक है ना। यूजुअली हम नहीं करते हैं। सब पेशेंट्स में आइडियली ज़ैलोकेन के साथ लिग्नोकेन, पहले प्रिलोकेन लगाया देन लिग्नोकेन। लिग्नोकेन की सेंसिटिविटी हर पेशेंट्स में करनी चाहिए आइडियली, ठीक है ना। आइडियली हर पेशेंट के अंदर लिग्नोकेन लगा के देखना चाहिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सब पेशेंट्स में करें। हेलो, हाँ जी। देन आफ्टर लोकल देने के बाद आपने उस एरिया को नम कर दिया। आफ्टर 2 मिनट्स यू हैव टू पुट, जो भी आपको जिस तरह का भी सैंपल लेना है, अगर आपको लार्ज वॉल्यूम पैरासिटिस करना है तो 14 का कैनुला हम यूज करते हैं, कुछ 16 यूज करते हैं, कुछ 18। हम यहाँ पे यूजली 14 का यूज करते हैं। 14 का इसका कैनुला लिया, उसको अंदर आपने पुश किया और आपने उसको मेटल वाला निकाला, प्लास्टिक पार्ट अंदर रख के ट्यूबिंग से जोड़ा एंड यूरो बैग में उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने फिर निडल लगाई। इफ्यूजन के लिए आपको 3 वे लगाना होगा। 3 वे लगा के आपको पुश पहले निकालना है एंड देन यू हैव टू पुश थ्रू द 3 वे, क्योंकि उसमें एयर सक करने का चांस होता है। असाइटिक टैप को आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। एक बारी में आप असाइटिक टैप यू कैन ड्रेन अप टू 2 लीटर्स। देन आफ्टर एवरी 1-2 लीटर्स आपको एक एल्ब्यूमिन देना होगा पेशेंट को, ठीक है ना। एल्ब्यूमिन लॉस होता है उसमें। प्लूरल इफ्यूजन यूजुअली 1 लीटर से ज्यादा कभी भी आपको टैप नहीं करना होता है, अदरवाइज पेशेंट विल गो इनटू द एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। बाकी इसकी टेक्निक्स दो। इसके बाद आता है ड्रेन प्लेसमेंट। किसी भी एब्सेस में या किसी भी इफ्यूजन में, एसाइटिस में आपको ड्रेन डालना है, तो ड्रेन डालने की 2 टेक्निक होती है। वन इज द डायरेक्ट परक्यूटेनियस अप्रोच एंड सेकंड वन इज सेल्डिंगर टेक्निक। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि यू जस्ट टेक ए कैथेटर, आपने उसको डायरेक्ट लिया एंड पुश कर दिया। दिस वन इज द डायरेक्ट वन, ओके। आपने इसको लिया, इसके अंदर एक निडल है, दिख रही है ऊपर, निडल से उसको पुश करते हैं, ट्रोकार वाला होता है। इसको आपने जस्ट अंदर पुश किया, डायरेक्ट पंक्चर ड्रेनेज सेट 12 फ्रेंच 30 सेंटीमीटर विद लॉकिंग लूप। लॉकिंग लूप का मतलब क्या होता है? जो प्रोपार होता है उसके अंदर बाहर वाले कैथेटर में लॉक हो जाता है। नहीं, लॉक तो सब होंगे। ये क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखो, डायरेक्ट पंक्चर ड्रेनेज सेट 12 फ्रेंच का है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर विद लॉकिंग लूप। इस कैथेटर के आप साथ में देखोगे, देखो ब्लू धागा दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू धागा है ना, ये ऊपर की तरफ, इसके साथ एक और ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्लू। तो जैसे ही हम ऊपर वाले ब्लू को, ये जो ऊपर ब्लू है ना धागा, ये धागा जैसे इसको खींचोगे ना आप, ये पीछे का पिग टेल जो है ना वो पूरा से फिक्स हो जाएगा, वो सीधा नहीं हो पाएगा वापस। तो ये आपका कैथेटर को सूचर लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये है लॉकिंग लूप सिस्टम, ठीक है। अब ये कितने का है? 14 फ्रेंच। ये भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट वाला है ना, डायरेक्ट 14 फ्रेंच 30 सेंटीमीटर विद लॉकिंग लूप। 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ वेरिएबल होती है, 15 भी आती है, 20 भी आती है, 30 भी आती है, 40 भी आती है, ठीक है। सूचर लगाने की उसने ना आपका पिगटेल ऐसे बन गया, वो निकलेगा नहीं स्किन से बाहर किसी भी तरह से। खींच के बस नहीं छोड़ देते। खींच के छोड़ना नहीं, उसके अंदर लपेट देना होता है।
हेलो, इसमें 10 भी आता है। क्या था हमने दिस वन इज 10 फ्रेंच 20 सेंटीमीटर है ना, वो 14 12 ठीक है, 10 भी आता है, 10 12 14 16 18 भी आते हैं, 20 भी आते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये यूज करते हैं। जो आईसीडीज होती हैं, जो आईसीडी डायरेक्ट रोकार वाले होते हैं, वो आते हैं मोस्टली 20 24 28 32। ओके, वो सेल्डिंगर से नहीं डलती हैं, वो डायरेक्ट डलती हैं। फिर ये आता है दूसरा सेट, ठीक है, इसको परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी के नाम से आता है वैसे ही, लेकिन आप इसको सेल्डिंगर सेट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज है, एक है जिसमें डायलेटर्स हैं, मल्टीपल फेशियल डायलेटर्स, एक निडल है, निडल 15 सेंटीमीटर वाली है, इसमें 14 गेज 18 गेज की होती है, साथ में एक वायर है, दिख रहा है ऐसे वायर, ये स्टिफ वायर होता है, और साथ में एक कैथेटर है, ब्लेड और सब सामान के साथ में। आप सबसे पहले इसको सेल्डिंगर के साथ निडल डालेंगे, निडल के अंदर वायर डालेंगे, वायर के बाद मल्टीपल वायर निडल निकाल देंगे, मल्टीपल फेशियल डायलेटर से डायलेट करेंगे, एंड देन ये कैथेटर इसका 14 या 16 जो भी आपने डालना है उसके ऊपर पुश कर देंगे। इसके अंदर लॉकिंग लूप नहीं है, आपको स्विचर लगाना होगा, ठीक है, डन। ये आ गया समझ में सबको? मोस्ट कॉमनली ड्रेन का साइज 14 या 16 14 16 ही यूज करते हैं मोस्ट, जितनी भी कलेक्शंस होती हैं। थिक सेपरेटेड कलेक्शन होगी तो यू शुड यूज 20 24। अगर आपकी लिवर एब्सेस है तो मोस्ट कॉमनली यूज इज 14 एंड 16, ठीक है ना। सोसाइटी से तो बड़ा साइज चाहिए। 20 बड़ा 20 होता है। 22 24 28 वो बड़ा होगा। फ्रेंच है ना ये डायमीटर बताते हैं वो, मतलब सर्कमफरेंस बताते हैं। इसमें ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, ओके। निडल गोज में होती है, वो घटेगा, फ्रेंच बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप अलग से वायर यूज करते हैं, हम लोग अलग से एक वायर यूज करते हैं, तो ये होता है दैट इज 100 सेंटीमीटर O35 की जे टिप गाइड वायर 3 mm की, ठीक है। सो ये स्टिफ वायर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वो वायर थोड़ी सी कम स्टिफ होती है तो हम एक्स्ट्रा एक वायर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज शॉर्ट स्टिफ गाइड वायर, शॉर्ट स्टिफ गाइड वायर। इसकी 75 to 100 सेंटीमीटर लेंथ वाली यूज करते हैं, और इसके ऊपर डायलेटर्स डाल के वी कैन पुट द ड्रेन 14 16 एंड 12। ये 75 में एम्प्लास स्टिफ वायर 75 सेंटीमीटर दो यूज करते हैं हम। दिस इज लेंडरक्विस्ट स्टिफ वायर, दिस इज एम्प्लास स्टिफ वायर, सुपर स्टिफ होती है दोनों। 75 सेंटीमीटर, दिस इज 100 सेंटीमीटर। ये दोनों ही ड्रेनेज के लिए यूज होती है, ठीक है। एम्प्लास में सुपर स्टिफ में लंबी लेंथ भी आती है, 260 सेंटीमीटर भी आती है, ठीक है ना। जैसे टिप्स में अगर यूज करना होता है तो ये वाली यूज करते हैं। लंबी लेंथ अगर चाहिए स्टिफ वायर की कहीं पे तो 260 सेंटीमीटर यूज करेंगे। ड्रेनेज के लिए ये 12 फ्रेंच 30 सेंटीमीटर पिगटेल लॉकिंग लूप, ठीक है ना। इसमें ही सस्ते ऑप्शन भी आते हैं। मान लो आपको 10 फ्रेंच वाला चाहिए, 10 फ्रेंच होता है तो ये डेवॉन के आते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, बट इनकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी पुअर होती है, ठीक है। ये असाइटिस में अगर यूज करना हो तो 10 फ्रेंच यूज करना चाहिए। सिंपल असाइटिस से 10 फ्रेंच से भी काम हो जाएगा, ठीक है। 12 फ्रेंच से भी हो जाएगा। फ्लोरल में नहीं यूज करते हैं 10 और 12, क्योंकि फ्लोरल में वो किंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 फ्रेंच 12 फ्रेंच यूजेज इन द असाइटिक ड्रेनेज, ठीक है ना। जो एलबीपी जिनको बार बार रिक्वायरमेंट होती है तो डाल के छोड़ देते हैं। ये दे दो पीछे देखने हैं इसको। ऐसे ही अलग से मेलीकोट भी आते हैं 10 का 12 का, ठीक है। ये मेलीकोट है, वो पिगटेल था, ये मेलीकोट है, ठीक है। ये सब सेल्डिंगर के साथ यूज होते हैं, डायरेक्ट वाले नहीं है ये। देन आफ्टर आता है पीटीबीडी। पीटीबीडी में क्या यूज करते हैं, पीटीबीडी या पीसीएन, दोनों ही चीज है। पीसीएन में भी आप पहले ये निडल लेंगे, बाइगोन निडल है 18 की बाइगोन निडल ली आपने, कैलिक्स को पंक्चर किया, वायर अंदर पुश की, वायर के बाद सेम सेल्डिंगर टेक्निक से आपने किया, एंड आप उसके बाद मेलीकोट छोड़ दोगे अंदर 10 का या 12 का, ठीक है। यूरिन तो निकलना है ना, तो आपके लिए 10 12 काफी होता है उसमें। तो उसमें बाइगोन 18 निडल यूज करके सेल्डिंगर टेक्निक, ठीक है। पीटीबीडी में भी हम सेम यूज करते हैं, डायलेटेड सिस्टम, नॉन डायलेटेड सिस्टम वी यूज द चीबा निडल, ओके। चीबा निडल कितनी लेंथ होती है, 15 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर, 21 22 गोज, ठीक है। कोई 21 की आती है, कोई 22 की आती है। ये 18 है, जो डायलेटेड सिस्टम होता है उसमें ये यूज करते हैं। इसमें भी सेम है, जो शेल्डिंगर के साथ यूज करते हैं। इसमें तो आप सिंपल लेके
टर्मो वायर डालेंगे, टर्मो वायर के ऊपर डायलेटर डालेंगे एंड देन आप पीटीबीडी कर देंगे। इसमें जब करते हैं तो इसके साथ नेफ सेट होता है। जब हम ये वाला यूज करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर वायर कौन सी जाएगी, 018 O14 या O18। O14 O18 के ऊपर आपका कोई भी डायलेटर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमें शीट डालनी होगी। 3 फ्रेंच की ये शीट होती है, 3 फ्रेंच। तो 3 फ्रेंच की इसके ऊपर शीट आती है, इसको बोलते हैं पूरे सेट को नेफ सेट। ठीक है, नेफ सेट। इस नेफ सेट को इसको डालने के बाद जब ये 3 फ्रेंच आ जाएगा, देन आफ्टर यू कैन पुट द वायर। O35 की वायर इसके अंदर से चली जाती है और उसके बाद सेम टेक्निक वही जो होगी। ठीक है, ये पीटीबीडी की वायर और चीजों में लेंथ का ही फर्क है ना। और गेज वायर और गेज का हम 22 ऊपर 18 को चीजों की आती है। हाँ वैसे तो 18 की कोई भी कैसे भी ले सकते हो। मतलब ये तो आपको बतानी है कि हम इसमें यूज करते हैं। नॉन डायलेटेड सिस्टम में आप 22 गेज की यूज करोगे, जो चीबा निडल बोलते हैं। नाम इसका चीबा रख दिया गया। वह आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन चीबा यूजली यूज करते हैं क्योंकि वाइगोन ही क्यों यूज करते हैं, स्पाइनल निडल भी यूज कर सकते हैं। बट जाता नहीं है ना 0350 वायर चला भी जाता है, कुछ में चला जाता है, कुछ में नहीं जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप उसको वापस खींचोगे टर्मो को, तो टर्मो कट जाएगी वहां से। इसमें क्या होता है कि इसके बिवेल्ड एज जो होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है ना, इसका भी बिवेल्ड एज स्मूथ होता है, तो आपके वायर जाने में इजी रहता है। ठीक है ना, पीटीबीडी हो गया। पीटीबीडी में अगर आपने केवल एक्सटर्नल ड्रेनेज छोड़ना है तो ऐसा एक कैथेटर छोड़ देंगे जो एक्सटर्नल ड्रेनेज करेगा। अगर आपने इंटरनल एक्सटर्नल करना है तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल कैथेटर लेना होगा, जो कि 12 फ्रेंच है, 50 सेंटीमीटर है। इसके अंदर मल्टीपल होल्स बने होते हैं। कुछ होल्स होंगे ऑब्स्ट्रक्शन से ऊपर और कुछ होंगे नीचे जो बाउल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल होल वाला इंटरनल एक्सटर्नल बिलियरी कैथेटर। ठीक है, बिलियरी डक्ट ड्रेनेज कैथेटर, इंटरनल एक्सटर्नल। इसको बाहर से बंद कर देंगे तो आधे छेद से बाइल ऊपर जाएगा और आधे से नीचे चला जाएगा। इट विल बी लाइक एक्ट एज ए प्लास्टिक स्टेंट। ओके, अगर मैलिग्नेंसी है, आप प्लास्टिक स्टेंट नहीं छोड़ना चाहते हो, देन यू विल पुट ए मेटालिक स्टेंट। जो मेटालिक स्टेंट होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, मेटालिक स्टेंट की लेंथ आप देख लेंगे जितना आपको ऑब्स्ट्रक्शन है कि 10 mm का लेना है। मोस्ट कॉमनली वी यूज 10 mm हेयर और 8 mm। 10 mm 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का है 10 mm इसका डायमीटर है। 120 सेंटीमीटर वर्किंग लेंथ है। वर्किंग लेंथ का मतलब होता है जितना लंबा आपका पेशेंट के बाहर आपको रखना है। ठीक है ना, दैट इज 120 सेंटीमीटर। देन आफ्टर 120 सेंटीमीटर वर्किंग लेंथ, जहां से स्टार्टिंग होगा और जहां से आप पकड़ के उसको घुमा रहे हो, दैट इज 120 सेंटीमीटर। तो आपकी वायर 120 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इससे 240 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए एटलीस्ट वायर की। तभी तो हमने जो वायर यूज करते हैं ये 260 सेंटीमीटर की वायर यूज करेंगे इसके साथ, क्योंकि आपने जहां से वायर में डालना शुरू किया जब तक वो अंदर जाएगा तो डबल वायर होनी चाहिए, तभी तो उसके अंदर पुश हो पाएगा। ये समझ गया आप बात? नहीं समझ में आया? एक वायर आपने ली, वायर पेशेंट के अंदर डाली हुई है, आपके पास बाहर अंदर ऑलरेडी 100 सेंटीमीटर जा चुकी है वायर। 100 सेंटीमीटर के बाद आपके पास बाहर कितनी बची? 160 सेंटीमीटर। आपके इसकी लेंथ ही 120 सेंटीमीटर है, तो एटलीस्ट 120 सेंटीमीटर जब जाएगी तभी तो कुछ बाहर 40 सेंटीमीटर आ पाएगी। देन आफ्टर यू पुश कर दोगे तो बात अलग है। लेकिन अगर आपकी 120 सेंटीमीटर हुई तो पेशेंट के अंदर ही मान लो 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बाहर बची, तो आप इसको डाल ही नहीं पाओगे। समझ गई बात? आगे समझें। इसलिए इसकी डबल लेंथ की होनी चाहिए। जो भी वर्किंग लेंथ आपके स्टेंट की होती है उससे डबल लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, कुछ स्टेंट्स आते हैं जो कार्डिक वाले स्टेंट्स आते हैं जिसमें लेंथ छोटी भी यूज कर सकते हैं, उनको मोनोरेल बोलते हैं। उसकी स्टेंट के साइड में से जाता है वो, तो उसमें छोटी लेंथ भी कम आ जाती है। साइड में से जाएगा तो दैट विल बी लाइक स्टेंट इतना बड़ा है, वर्किंग लेंथ इतनी बड़ी है, लेकिन शुरू के 30 सेंटीमीटर के बाद एक साइड होल होगा, उससे निकल आएगा बाहर। ठीक है, तो उसमें छोटे ऑप्शन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कार्डिक में ज्यादा यूज होता है। फिर इसमें 10 mm इसकी डायमीटर ये कौन सा स्टेंट है? सेल्फ एक्सपेंडेबल, सैम्स बोलते हैं, सेल्फ एक्सपेंडेबल मेटेलिक स्टेंट। सेल्फ एक्सपेंडेबल का मतलब होता है ये खुद एक्सपेंड करेगा। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना वो खुद ऐसे खोलेगी तो ट्यूमर को साइड में कर देगी। दूसरे आते हैं बैलून माउंटेड स्टेंट। बैलून माउंटेड स्टेंट को हम मैलिग्नेंसी में यूज नहीं करते हैं पीटीबीडी में, क्योंकि आप मैलिग्नेंसी को अगर आप पुश करते हो तो ब्लीड कर सकती है। ठीक है ना, तो ये खुद धीरे धीरे मैलिग्नेंसी को साइड में करेगा अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो ज्यादा बेटर है। बैलून माउंटेड स्टेंट यूजुअली हम वस्कुलर प्रोसीजर में यूज करते हैं, जहां पे हमें वेसल्स को खोलना होता है। तो इंटीमा ज्यादा होती है तो हम बैलून से खोल देते हैं उसको। ठीक है ना, तो बैलून माउंटेड स्टेंट यूज करते हैं आईवीसी में, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में या फिर अओर्टा में। ठीक है ना, वहां पे हम यूज करते हैं बैलून माउंटेड स्टेंट।
ये यूज करते हैं पीटीबीडी में, सैम्स जो होते हैं सारे। सर ये अनकवर्ड होता है ना, ये अनकवर्ड है, तो मैलिग्नेंसी अंदर नहीं घुसती। जाएगी मैलिग्नेंसी अंदर, बट अगर आपने कवर्ड यूज किया तो बिली डक्ट्स बंद हो जाएंगी साइड की, आपकी जो साइड में से ब्रांचेस आ रही है वो बंद हो जाएंगी, तो वो ज्यादा मुश्किल है। एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंसी अगर अंदर आएगी आप दोबारा खोल के दोबारा स्टेंट डाल सकते हो। आपने कवर डाला, वो केवल एक ही डक्ट को करेगी ड्रेन जिसमें कि आपका कैथेटर है, बाकी सब डक्ट को आपने बंद कर दी कवर्ड आते ही, इसलिए अनकवर्ड ही यूज करते हैं। बोले कि कवर्ड कहाँ यूज करते हैं, तो बोलो कि केवल एचजे में जिसमें लेंथ अच्छी हो, ऊपर भी लेंथ हो, जहाँ पे टाइप 1 सिस्टम हो, साइड भी लेंथ मिल रही हो और 1 सेंटीमीटर की लेंथ मिल जाए और नीचे भी 1 सेंटीमीटर से लेंथ आपकी ज्यादा हो, तब हम कवर्ड डाल सकते हैं। कवर्ड यूज नहीं करते हैं यूजली, क्योंकि कवर्ड डाला, कवर्ड में ग्रिप नहीं होती, वो फिसल जाएगा नीचे, वो जाएगा सीधा बाउल में, कॉस्टली भी ज्यादा होता है। कॉस्ट इसकी कॉस्ट नियरली 50,000 होती है, इसकी कॉस्ट 1,20,000 होती है। दिस इज कवर्ड स्टैंड, ये पूरा ऐसे कवर होता है, ठीक है ना, इसकी ग्रिप कम हो जाएगी ना। कवर्ड रखा क्यों रखा है हमने यहाँ पे, क्या दिखाना चाहता हूँ कवर्ड में, कवर्ड कहाँ यूज करेंगे, कोई सूडो एन्युरिज्म बंद करना हो या टिप्स करना हो या फिर आपको फिस्टुला क्लोजर करना हो, तो उन सब में आपको कवर्ड स्टेंट की जरूरत पड़ती है। मान लो फिमोरल वेन और फिमोरल आर्टरी में, फिमोरल आर्टरी के अंदर आपको कोई ब्रांच नहीं दिख रही है, बट आपको करना है उसको। हेलो सर, सुपर प्यूबिक में भी हम रेडियोलॉजिस्ट जो यूज करते हैं, हम डायरेक्ट सेट यूज नहीं करते हैं। वी आर जस्ट डूइंग पंक्चर विद दिस सेट, उसी को डायलेट करो, डायलेट फेशियल डायलेटर से किया और आप कोई भी कैथेटर छोड़ दो, आपका सुपर प्यूबिक उसमें सब डायलेटर से करते हैं तो यूरिन लीक होने का चांस और हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप दोबारा डाल दो, सलाइन भर दो उसमें दोबारा। आप रेडियोलॉजिस्ट हो, आपको तो अल्ट्रासाउंड से दिख रहा है ना सब कुछ, आपको यूरोलॉजिस्ट तो होने की आप ब्लाइंड कर रहे हो, यू आर डूइंग अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। अगर आपका ब्लडर फुल भी नहीं है, आप निडल डालो, सलाइन पुश कर दो 100 ml, आपका ब्लडर फुल, नीचे से तो आ ही नहीं रहा उसका यूरिन, नीचे से आ रहा होता तो आपको सुपर प्यूबिक कराते ही नहीं हो आपका। फिर अगर यूरिन लीक हो गया, दोबारा से निडल डालो, एक साइड में से दूसरी निडल डालो, फिर फुल कर दो। आप एक बार वायर अंदर चली गई तो आप सिक्योर हो, उसके बाद आप डायलेट करोगे तो वो नॉन डायलेटेड भी, अगर कोलैप्स भी है तो भी डायलेट तो होगा ही ना। आप तो वायर के ऊपर हो ना, सेफ हो, आपको किसी भी तरह से ब्लाइंड नहीं हो, और आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो आप दोबारा अल्ट्रासाउंड लगा के देख लेते हो, ठीक है। तो जब वो डायलेट जब करोगे सीरियल डायलेट, तो कब तक करनी चाहिए, जो कैथेटर चढ़ाने से एक अंडर करना चाहिए कि नहीं, यूजुअली एक उसके बराबर करना चाहिए, मतलब अगर नहीं जा रहा तो एक ओवर करना चाहिए, ठीक है ना। सर इस चीबा नीम में वायर कहाँ से चाहिए, सॉलिड नहीं सॉलिड नहीं है ना ये, तो इसके अंदर तो इस कोई भी निडल के अंदर क्या होती हैं, दो चीजें, वन इज द निडल एंड वन इज द स्टिलेट। तो इसके अंदर ये इसका स्टिलेट है, अब इसके अंदर से बाहर है, हाँ ये स्टिलेट है, इसका लग जाएगा वापस, तो ये इसके ऊपर रबर मार्कर है, इससे आपको पता लग जाएगा। और बायोप्सी लेनी है तो आपको पता है कि इतने सेंटीमीटर जाना है, तो इतना सेंटीमीटर डाल के सीटी में छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। चलो अब आपका परकुटेनस कंप्लीट, ठीक है। अब आपका आएगा वस्कुलर। वस्कुलर में बेसिक स्टार्ट होता है शीथ से, ठीक है। आपको शीथ पता होनी चाहिए सब कौन कौन से, दो तरह की शीथ होती है, वन इज आर्टीरियल शीथ, सेकंड वन इज द वीनस शीथ। आर्टीरियल शीथ जो होती है उनके अंदर क्या एक्स्ट्रा होता है, एक वन इज द हिमोस्टैटिक वॉल। हिमोस्टैटिक वॉल जो होता है वो वन वे वॉल होता है, मतलब वायर अब जाने देगा ब्लड को, आने नहीं देगा वापस, ठीक है। 3 कंपोनेंट होते हैं इसके, वन इज द गाइड वायर, जे टिप होती है आगे से नॉन ट्रोमेटिक, ठीक है, जे टिप गाइड वायर मेटालिक, सेकंड वन इज डायलेटर, ओके, स्पेशल डायलेटर, थर्ड वन इज द शीथ विद हब, ये इसका हब है ना, साइड हब। साइड हब जो होता है 3 वे की तरह काम करता है, 1 वे वॉल होता है इसमें, जिस साइड होता है उस साइड बंद हो जाता है। ये अलग अलग तरह के आते हैं सब शीट्स में ना, जिस तरफ ये होगा उस तरफ बंद माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने किया क्या है, आपने पहले निडल लिया, निडल अंदर डाला, निडल डालने के बाद ये वायर अंदर पुश की, वायर जो होती है जे टिप होती है, इसके आगे स्ट्रेटनर होता है जो इसको स्ट्रेट करके तभी अंदर जाएगा। आपने पुश कर दिया अंदर, पुश करने के बाद आपने इसके ऊपर निडल निकाला और इसको शीट को इसके अंदर डाल दिया। जैसे आप शीट डालोगे, ये आपकी शीट अंदर गई, अंदर जाने के बाद इसको पूरी असेंबली को बाहर निकाल लोगे वायर एंड डायलेटर के साथ। इसके बाद इस साइड हब से आप इसको फ्लश करोगे, सिंगल टाइम फ्लश किया, देन आफ्टर आपने वस्कुलर प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको 2500 हेपरिन इंटरनेशनल यूनिट आपको हेपरिन देना है, ओके।
दैट अगर बच्चा जाए, बच्चों में कितना दोगे तो कितना बताओगे? 70 IU पर केजी के हिसाब से देना होता है। 50 to 70, 70 IU। ठीक है। तो 50 to 70 इंटरनेशनल रेट पर केजी बॉडी वेट देना होता है। तो उसके हिसाब से बच्चे का बॉडी वेट आप कैलकुलेट करो और उसके हिसाब से इंटरनेशनल दे दो आप, ठीक है। फिर आपने जब 3 घंटे तक प्रोसीजर, अगर आपका 3 घंटे से ज्यादा का प्रोसीजर है, 2 to 3 आवर्स अगर प्रोसीजर ज्यादा है, तो पर आवर आपको 1000 इंटरनेशनल हेपेरिन देना होगा। ये नॉर्मल INR की बात कर रहा हूँ, जब INR 1.4 हो, ठीक है। यूजुअली हम हेपेरिन देते ही हैं INR बड़ा होगा तो भी, क्योंकि आप इंट्रावेस्कुलर है, तो चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस इज वेरी हाई, ओके। उसके बाद जब आप इसके अंदर चले गए, देन आफ्टर यू वेस्कुलर एक्सेस के बाद जिस भी वेसल के अंदर आपको जाना है उसके हिसाब से आप कैथेटर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि हेपरिन देने के 2 मिनट बाद फिर कैथेटर पुश करना है, क्योंकि हेपरिन का असर आने में टाइम है, तो कुछ है ऐसा टाइम? ये कहीं बताया? समय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं जल्दी में हूँ तो मैं फटाफट कर देता हूँ, अगर जल्दी में नहीं हूँ तो 5 मिनट बाद करता हूँ। एन्यूरिज्मल रप्चर है, फिर देखें। एन्युरिज्म रप्चर है तो भी हम हेपरिन जरूर देते हैं, क्योंकि हेपरिन की एक मिनिमल डोज आपको कैथेटर को ब्लॉक नहीं होने देती, और दैट विल डिपेंड ऑन दी प्रोसीजर टू प्रोसीजर। अगर हम जैसे GI ब्लीड में हमारा प्रोटोकॉल हम नहीं देते हैं, क्योंकि GI ब्लीड में पहले ब्लीड कर रहा है, जैसे आपका स्ट्रोक का ऊपर पहले ब्लीड कर रहा है, तो ऐसे में हम नहीं देते हैं, ठीक है ना। बट काफी जगह लोग देते हैं, ठीक है ना। दैट विल बी डिपेंड इंस्टीट्यूशन, बट यूजुअली ब्लीड्स में हम नहीं देते हैं, ठीक है। अगर प्रोसीजर क्विक हो रहा हो, अगर प्रोसीजर में टाइम लग रहा है तो हम दे देते हैं। शीट जो होती है उनके साइजेज अलग अलग हैं और उसका कलर कोडिंग होती है, ठीक है। तो आपकी ग्रीन वाली कौन सी है? 6 है। पहले आप 4 से स्टार्ट करो। रेड वन इज 4, फिर उसके बाद आपकी ग्रे वन इज 5, ग्रीन इज 6, 7 ऑरेंज, इसमें 7 है नहीं शायद, 7 ऑरेंज, 7 ऑरेंज, 8, ये आपकी 8 है। इसमें ना आप देखोगे ना, आपके हब पे लिखा होता है, देखो इसके हब पे ना आप देखोगे ना तो लिखा होता है 6 लिखा है ना, जैसे ऐसे सब पे लिखा होता है। आप उठा के देखोगे तो आप देख सकते हो, मना नहीं करेगा एग्जामिनर आपको। सो दिस पिंक वन इज 9 एंड ब्लू वन इज 10, ओके। 8 ब्लू, पिंक 9 एंड रेड, ये ब्लू ब्लैक। ये एक कंपनी की जो कोडिस के हम बता रहे हैं, वैसे कई कोडिंग भी चेंज भी हो जाती है कुछ आजकल। देन आफ्टर 5, 6, 7 याद करना होता है। ग्रेट। देन आफ्टर आपने वस्कुलर एक्सेस ले लिया। विनस एक्सेस हो चाहे आर्टेरियल हो, दोनों में आजकल आर्टेरियल शीथ ही यूज करते हैं। विनस में केवल वॉल नहीं होता था, लेकिन अब यूज नहीं होती है, तो सब जगह आर्टेरियल शीथ यूज होती है। आर्टेरियल शीथ की जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है। कुछ लेंथ्स होती हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25, 30, 35, 40, 75, 100, 110, इतनी लंबी शीट भी आती है, ठीक है ना। शीट लंबी होने का फायदा क्या होता है कि आपको कैथेटर को स्टेबिलिटी मिल जाती है। अगर आपको कहीं जाना है और आपका कैथेटर इधर उधर भाग रहा है तो लंबी शीट की वजह से आपको कोएक्सियल असेंबली टाइप बन जाता है, तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। देन आफ्टर आते हैं कि वस्कुलर प्रोसीजर अगर हम करते हैं, वस्कुलर प्रोसीजर्स में क्या क्या वस्कुलर प्रोसीजर होते हैं, दैट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1 इज न्यूरो इंटरवेंशन, सेकंड वन इज द बॉडी इंटरवेंशन एंड थर्ड पार्ट इज द पेरिफेरल वस्कुलर इंटरवेंशंस। आई एम जस्ट बॉडी एंड GI इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, सो मुझे उनके बारे में ज्यादा पता है। न्यूरो एंड पेरिफेरल आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जितना आपको एग्जाम में चाहिएगा। न्यूरो इंटरवेंशन सबसे पहले बात करते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड एंड अबाउट। उसमें मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस होती हैं 2। नंबर 1 इज स्ट्रोक, नंबर 2 इज एन्यूरिज्म। इसके अलावा जो होते हैं AVMs होते हैं, ग्लैन ऑफ वेन मालफॉर्मेशन होती हैं, या फिर छोटे मोटे CCF, फिस्टुला फस्टुला, ये सब होते हैं। कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग होती है जो इनके बेसिक होते हैं, या फिर ट्यूमर एम्बोलाइजेशन। मोस्ट कॉमनली एन्यूरिज्म के बारे में पूछा जाएगा, स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक आपको पता होना चाहिए, स्ट्रोक प्रोटोकॉल क्या होता है, स्ट्रोक में क्या क्या होता है, ग्लास ग्लूकोमा स्कोर, WHO स्कोरिंग, ठीक है, क्या यूज करना चाहिए, कितने देर में यूज करना चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में आपसे पूछा जाएगा कि एन्यूरिज्म को कैसे असेस करते हैं। एन्यूरिज्म को असेस करने का तरीका होता है CT एंजियो करवाएंगे, CT एंजियो में हमें पता लगेगा, ब्रेन का MR करवाएंगे, उससे पता लगेगा डेफिसिट तो नहीं है। CT एंजियो से हमें पता लगेगा वाइड नेक है या फिर नैरो नेक है, साइज कितना है एन्यूरिज्म का, और प्रोक्सिमिटी देखेंगे कि
जितने भी वाइटल ऑर्गन्स के सेंटर हैं उसके आसपास तो नहीं है। देन आफ्टर ने आपने असेस कर लिया, असेस करने के बाद देन यू विल प्लान करने के लिए पहले आप एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हो, 4 वेसल और 6 वेल एंजियोग्राफी। उससे आप पता लगाते हो कि आपकी वेसल्स में कम्युनिकेशन कितना है, वेसल्स की डायमीटर कैसा है, कोई डेफिसिट तो नहीं है, कोई थ्रोम्बस तो नहीं है, वो सब देख लेंगे। आपको 3D रिकंस्ट्रक्शन करके देखेंगे, उसमें जिस एंगल पे होगा उस एंगल पे आप सी आर्म को घुमा के उस एंगल पे ले आएंगे जिस एंगल पे आपको सबसे क्लियर दिख रहा है एंगल, पेरेंट फीडर आर्टरी एज वेल एज द डिस्टल आर्टरी एंड नेक, जो तीनों चीज दिखाई दे रही हो, ठीक है। उसको करने के बाद हम कैथेटर लेंगे, डायग्नोस्टिक कैथेटर लेंगे, उसके अंदर से माइक्रो कैथेटर लेके जाएंगे। मोस्ट ऑफ द माइक्रो कैथेटर यूज्ड इन द न्यूरो इंटरवेंशंस आर फ्रॉम 1 फ्रेंच टू द 1.8 फ्रेंच, ठीक है ना। इस फ्रेंच के होते हैं जो माइक्रो कैथेटर्स होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली कैथेटर्स एंड द फ्लो डायरेक्टेड कैथेटर्स होते हैं जो फ्लो के साथ से चले जाते हैं। देन आप वहां माइक्रो लेके जाओगे, अगर आपका न्यूरोनेक है तो आप उसके अंदर घुस के, मोस्टली ट्रू एन्यूरिज्म्स होते हैं, उसके अंदर घुसोगे, उसको पूरा टाइटली पैक कर दोगे। टाइटली पैक जो होता है वो लॉन्ग क्वाइल्स आती हैं, क्वाइल्स होते हैं डिटेचेबल और नॉन डिटेचेबल होती है। मोस्टली न्यूरो वाले यूज डिटेचेबल क्वाइल्स करते हैं, जो कि आपने पूरी लेंथ कर दी, सही फिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस खींच लो, फिर वापस डालो, पूरा टाइटली पैक कर दो। न्यूरो के अंदर आपको टाइटली पैक करना होता है, जितना एन्यूरिज्म के अंदर पार्ट बचेगा फ्लो के अंदर आके दोबारा रिकैनलाइजेशन हो जाएगी उसकी। सो लगभग 1 सेंटीमीटर के एन्यूरिज्म में नियरली 2 to 3 कॉइल्स लगती हैं। कॉइल्स की लेंथ जो होती है वेरिएबल होती है, दैट विल बी 20 to 50 सेंटीमीटर अप टू 50 सेंटीमीटर तक की कॉइल्स होती हैं। सारी मेटालिक कॉइल्स होती हैं, प्लेटिनम टाइटेनियम की कॉइल्स होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे फाइबर्स लगे होते हैं जो कि थ्रोम्बोजेनिक होते हैं। माइक्रो कैथेटर के थ्रू जाने वाली कॉइल्स होते हैं कि जो कि उस कैथेटर के थ्रू जा सकें, वो आपको पता होना चाहिए कि ये इस माइक्रो के थ्रू जाएगी, इस माइक्रो के थ्रू। अगर वाइड नेक एन्यूरिज्म है तो स्टेंट असिस्टेड स्टेंटिंग करनी होती है, स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग करनी होती है। उसमें क्या होता है, पहले स्टेंट डालेंगे, उसके साइड से जाके स्टेंट के अंदर, जैसे स्टेंट था, इसके कैलेसिस से जाके, इसके वायर्स के थ्रू जाके, मैश के थ्रू हम वापस एन्यूरिज्म में जाएंगे, उसको टाइटली कॉइल पैक कर देंगे। एंड इस स्टेंट को निकालने वाले स्टेंट भी आते हैं, या फिर छोड़ना पड़ सकता है तो नहीं छोड़ सकते हैं, या फिर निकालने की कोशिश करते हैं कि स्टेंट निकल जाए, उसको बोलते हैं स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग। इसके अलावा आजकल फ्लो डाइवर्टर्स आ गए हैं। फ्लो डाइवर्टर्स का मतलब होता है कि वो आप डाल दो तो वो क्या करते हैं, धीरे 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 एन्यूरिज्म से फ्लो को कर देते हैं। सर स्टेंट असिस्टेड ताकि कोयल बाहर नहीं गिर जाए, आप कहीं और ना जाए ना, तो स्टेंट असिस्टेड वहीं पे गुच्छा बना लेगी। फ्लो डाइवर्टर आए आजकल। फ्लो डाइवर्टर्स क्या है कि एक तरह के ये स्टेंट है, लेकिन स्टेंट की ना मैश बड़ी पतली होती है, उसमें इतनी छोटी छोटी मैश हो जाती है कि वो आप उसके अक्रॉस डाल दो तो उसमें एन्यूरिज्म फ्लो नहीं जाएगा। तो फ्लो क्या होता है कि वो पूरी तरह से अनकवर्ड है, कवर्ड नहीं है, वो अनकवर्ड है। नॉर्मल वेसल्स जो होती है ना, उनका फ्लो तो जाता रहेगा, लेकिन जिस चीज में स्टेसिस होना शुरू हो जाता है वो उसके फ्लो को बंद कर देगा, ठीक है ना। उसको फ्लो डाइवर्टर्स बोलते हैं। बहुत कॉस्टली है और अभी तक उनकी मतलब ट्रायल्स तो हो चुके हैं, बट इंडिया में बड़े कम यूज हो रहे हैं। जेएनए एम्बुलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जेएनए एम्बुलाइजेशन में बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड से सप्लाई होती है। पहले फीडर्स देखते हैं, फीडर्स के अंदर जा जाके आप पार्टिकल्स डाल देते हैं, जेएनए। ओके, प्री सर्जिकल होता है मोस्ट कॉमनली, प्री सर्जिकल। ओके, इसके अलावा एबीएम एम्बुलाइजेशन करते हैं, उसमें भी सेम होता है। आर्टेरियल फील्ड के अंदर जाएंगे, ओनिक्स डाल सकते हैं या फिर हम ग्लू डाल सकते हैं। आजकल मोस्ट कॉमनली ओनिक्स यूज करते हैं क्योंकि ग्लू का पॉलीमराइजेशन टाइम इज वेरी शॉर्ट, बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है। जैसे टच करेगा ब्लड को पॉलीमराइज हो जाएगा, तो आगे जा ही नहीं पाएगा। ओनिक्स जो होता है पॉलीमराइजेशन टाइम इज 30 मिनट्स, तो स्लो 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 नाइट्रस तक पहुंच जाता है, देन इट विल पॉलीमराइज, ठीक है। तो वो यूज कर सकते हैं। जो ग्लू होता है, ग्लू इज NBCA, साइनोक्राइलेट। ग्लू जो होता है वो N-ब्यूटाइल साइनोक्राइलेट एंडोक्राइल के नाम से 0.5 ml और 1 ml की उसमें पैकिंग में आता है। इसको हम यूज करते हैं लिपिडोल के साथ, ठीक है ना। लिपिडोल के साथ जब तक यूज नहीं करोगे हमें उसकी विजुअलाइजेशन नहीं होगी। लिपिडोल के साथ मिक्स करते हैं, अगर 0.5 ही लिया 0.5 लिया तो 50% बना, 0.7 ये लिया 0.3 ये लिया तो 70% बना, एंड वाइस वर्सा। जो भी हम मिलाते जाएंगे उसके हिसाब से बनता जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लू प्लस लिपिडोल का मिक्सचर यूज करते हैं। सेकेंड होता है न्यूरो में
इसके साथ आयनिक चीज को कभी भी पुश नहीं करना है, वरना आयनिक चीज कॉन्टेक्ट में आते पॉलीमराइज कर जाता है, तो इसलिए डेक्सट्रोज यूज करते हैं। डेक्सट्रोज यूज करो आप हमेशा इसके साथ। सर एक मिनट आना जरा। एक न्यूरो इंटरवेंशन सबसे पहले तो सेरेब्रल एंजियो के लिए यूज करते हैं। पिकार्ड हो गया, पिकार्ड इज 90 डिग्रीज एंगल पे डिपेंड होता है, दैट इज पिकार्ड। एक वर्ट हो गया, एक H1 हो गया। ये मेन 3 कैथेटर्स हैं जिनसे ऊपर एंजियो होती है। इन केस वी आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टी इन हुकिंग द लेफ्ट in any of the vessels, especially the left common carotid or the right side, causing a very acute angulation from the vitreous region, then probably we use SIM catheter, SIM 2. So yeah, you cannot take SIM upwards. So आप उससे लेके फिर these are the basic catheters और एक pigtail तो आपको aortic artery न्यूरो पढ़ा देंगे। so ये सर और ट्रीटमेंट ऑफ रप्चर्ड एन्यूरिज्म coiling सर, लेकिन कॉइल हम डालेंगे तो वो बाहर नहीं चली जाएगी, कहाँ फटा हुआ होगा उसमें सर। फटा हुआ ऐसे इसमें छेद थोड़ा होता है। कैथेटर लगा दो सर, कोई न्यूरो के वो वैसे दिखा दें, इनको दिखाना। पिकार्ड पड़ा है बस यहाँ। पिकार्ड होगा, वर्ट होगा, एक सिम 2 दिखाई दिया होगा, सिम में दिखा दूंगा। सिम 2 बस। बेसिकली जो रप्चर्ड एन्यूरिज्म होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा फट गया है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर छेद हो गया। एन्यूरिज्म फटता है, immediately the wall collapses on itself because if continuous bleeding happens even for 10 seconds, patient is gone, वो अब तक पहुंचेगा ही नहीं कभी, भूल जाओ। So if you have a permanent opening which is there, तो patient आपको कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर आपके OT में भी अगर आप कर रहे हो उस टाइम आपने छेद कर दिया ऐसा कि आपके सामने ब्लीड होती जा रही है, by the time you are done, patient is also done। ठीक है, पेशेंट ऑन टेबल है, तुम्हारे पिपल फिक्स डायलेटेड, ये सब हो जाएगा उसकी। सो बेसिकली एन्यूरिज्म कॉइलिंग में क्या होता है, टेक अ गुड नेक, मतलब पहले ये क्राइटेरिया रहते थे इनिशियली जब कॉइल्स वर न्यू कि वी टेक एन एन्यूरिज्म फॉर कॉइलिंग व्हेन देयर इज अ गुड नेक टू fundus ratio or neck to dome ratio. But now with advent of stents and balloons etc, you can do any sort of coil embolization, मतलब you can put in a stent की सपोर्ट ले, जैसे कार्डियक में स्टेंट डालते हो ना sorry, you place a stent for supporting the coils and whatever broad the neck may be, you coil it. If the neck is too broad, it's a fusiform kind of thing, then you can think about parent vessel occlusion, or you can also use a flow diverter. Flow diverter is a kind of stent with a very very fine mesh, so that gradually the flow going inside the aneurysm decreases and the aneurysm thromboses by itself, and gradually the entire vessel is reformed. So there is no need to put any stents or any coils or anything in there. Sir, for stroke, what is current protocol? For stroke, basically the current protocol is initially first 3 to 4.5 hours. If the patient comes in 3 hours, definitely IV therapy is the first therapy if the patient fulfills the criteria. After diffusion, MRI and all that. Whatever you, that depends on the facility आपके पास क्या है। अगर आपका सिर्फ CT है तो आप CT करो, और bleed नहीं है आप दे दो। MR है तो यू कैन इवेल्युएट कि कितना बड़ा इन्फार्क्ट है क्या है। और सुबह ही हमने एक स्ट्रोक किया है, 3 आवर्स का स्ट्रोक था, 87 ईयर ओल्ड। IV में तो समय देना है सर, IV नहीं ऐसा कुछ नहीं, यू हैव टू चूज योर पेशेंट्स। इट्स बेसिकली इट्स नॉट अ वन मैन टेरिटरी, इट्स यू हैव टू इन्वॉल्व न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, ट्रेन्ड न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट एंड अ न्यूरो सर्जन। स्ट्रोक टीम के लिए ये चारों चाहिए। उसके बाद फिर न्यूरो की जो आपकी स्पेशली ट्रेन नर्सेज वगैरह होती हैं वो सब अलग, बिकॉज इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम कैजुअलिटी। So in case more than 3 hours में you have the option of intra-arterial TPA, that is आप अंदर जाके दो, बट आजकल उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। We go for mechanical thrombectomy. Go inside using a stent retriever, that is Solitaire, Revive, Prevo. So all these 3 are there from different companies. Solitaire is the main from which all the trials were done, and we have another clot aspiration device that is called from Penumbra.
So you suck out the clot rather than trapping it in a stent and then pulling out the stent. So, yeah. This can be done up to 6 to 7 hours from the onset of stroke, but it should be you should be there at 6 to 7 hours आप open कर दो. But that the more delayed you are, the more less will be the chances of recovery, and the more will be the rate of complications. Complication means it's not like heart or any other muscle you can go pull out a thrombus and the entire thing will work, because a lot of injury happens in the brain during the reperfusion. सर अगर टाइम लेट हो गया है लेकिन डिफ्यूजन परफ्यूजन मिसमैच है वो काफ़ी है, हम कह सकते हैं कि मतलब रिट्रीवेबल काफ़ी है, पेनम्ब्रा बहुत है, तो हमें करना चाहिए बाद में? टाइम कितना हो, मतलब से 9 आवर्स हो गया है, नहीं करना चाहिए सर. because whatever is salvageable that has already been taken care of. The rest of the perfusion which is you are seeing, that is basically from some of the collateral flow which is already there. So there is nothing, because you will not, in case you try to do it, the diffusion area which is already the core of the infarct, it also has, that means it's the damaged part. Yes. It's already 6 hours, more than 6 hours, probably 9 hours as you say. So in that area of damaged tissue, the blood vessels will also get damaged. So as soon as you open it up, the entire blood may go, the entire infarct may get converted into a big hemorrhagic infarct. Patient may not die of an infarct, but he will definitely die of a hemorrhage. Infarct से patient मरेगा नहीं, hemorrhage से मर जाएगा. Basically 6 to 7 hours is the norm. Anything. Posterior circulation you can go up to 12 hours. Basilar artery. सर फ्लो गाइडेड कैथेटर फ्लो गाइडेड क्यों होता है, मतलब उसमें क्या स्पेशल है कि फ्लो गाइडेड? Flow guided are very very flimsy catheter. They are basically used for AVMs, nothing else. लेकिन सब बाकी सारे कैथेटर नहीं जाते, वो क्यों चला जाता है? वो भी ऐसा नहीं है कि फ्लो गाइडेड ऐसा नहीं है अपने आप चला जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से छोड़ा सीधा वो AVM में जाता. ऐसा नहीं है. वो भी आपको you have to take it over a wire, but so as the wire is also very very thin. The wires we use in AVM and flow guided catheter is 0.007. जो आप normal wires आपने देखी हैं वो 0014 या 18 की होती है, पेरिफेरल में यूज होती है. उसमें जो यूज होती है that is 007. उसकी भी आती है 14 की भी है. आप देखो वायर के उसके ऊपर जाता है, but you take out the wire, place it the wire, take the micro catheter over it. बट डिस्टल जो आपको बहुत ज़्यादा बेंड लेने हैं ना, अब वायर को थोड़ा सा पीछे पुल करके हल्का सा पुश करते रहोगे तो धीरे धीरे जाता रहेगा. बट इट्स नॉट कि आपने सीधा फ्लो गाइडेड किया तो सीधा उसी में जाएगा. वो तब जाता है व्हेन देयर इज अ सिंगल, एक ही बड़ी ब्रांच निकल रही है और आपका उसमें फ्लो इतना ज़्यादा है कि आप कैथेटर जाओगे तो सीधा होगा. दैट इज देयर प्रोसेस. बट अगर आपको बहुत डिस्टल स्मॉल वेसल में जाना है, यू हैव टू गो इट ओवर अ वायर. सर मल्टीपल एनेरिज्म सर अगर है तो सर हमको किसको पहले ट्रीट करना है? तो जो रप्चर्ड है सर मैनेजमेंट ऑफ वेन ऑफ गैलन मालफॉर्मेशन, एम्बोलाइजेशन. सर कैसे स्टैंड ग्लो कॉइल ग्लो? इट डिपेंड्स कि उसमें है क्या, म्यूरल टाइप है, कोरल टाइप है, कितने फीडर्स हैं कितने नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स there's lot of controversy regarding this. Basically lots of some people do it from the venous side, some do it from the arterial side. Arterial side is the safer side, preferred side. And basically अगर arterial से आप कर सकते हो तो arterial से करना चाहिए, because venous से जैसे आपने किया और venous side बंद हो गई, वहाँ पे bleeding हो जाएगी और patient वहीं पे हो जाएगा. because आपने जो vein of Galen में इतना बड़ा fistula है, fistula थोड़ा बंद हुआ है, आपकी venous side से वो बंद हो गया. So in any fistula the basic purpose is to take the arterial side, the junction as well as the earlier part of the venous side. जब तक आप arteriovenous junction को नहीं लोगे तब तक वो fistula बंद नहीं होगा. पहले वीनस करके फिर कम बैक, लाइक वीनस नहीं करना है. So arterial Venous side is is contraindicated. Venous is not contraindicated. It's not contraindicated. A lot of people do it from venous side.
ऐसा नहीं है। कॉइल इनको ऐसे कैसे दिखाओगे? पैक्ड ऐसे चलेगा सर? कॉइल्स पैक्ड है, क्या दिखाओगे? ऐसे मतलब ऐसे ही सर। मोबाइल दिखाने के लिए इनका नहीं मैन सेंटर है कुछ का। ये एक 1/4 की वायर है जो हम एनर्जीज में यूज करते हैं ट्रांजिट। इसके लिए जो कैथेटर, जिस कैथेटर ये है एक्सेल्सियर SL10, दिस इज अ कॉइल O12 coil 2 into 1.5 centimeters, 2 mm into 1.5 centimeters. The coil range comes from 1 up to 25 तक आ रही है। ये एक बलून है जो हम बोल रहे थे, वन ऑफ दी बलून सेप्टर, नाम अलग अलग होंगे। दिस इज बलून साइज इज 415, 4 mm in diameter and length is 1.5 centimeters. इसकी जो कॉइल होती है वो स्ट्रेट वायर की तरह आती है ना, इसकी न्यूरो इंटरवेंशन वाली कौन सी कॉइल? जो एन्यूरिज्म में यूज करते हैं, ये स्प्रिंग की तरह इधर हेलिकल और 3D भी आती है, कॉम्प्लेक्स भी आती है, 360 भी आती है, सब अलग है। सिंगल वायर नहीं होती सिर्फ। सर इसको डालेंगे मतलब पहले आप नीचे से गाइडिंग ले जाते हो, शीट डाली, शीट से प्रॉपर गाइडिंग नेक तक आ गया, गाइडिंग के थ्रू फिर आप माइक्रो कैथेटर लेके यू गो इनसाइड, रीच दी यूजिंग अ माइक्रो कैथेटर, पुट द माइक्रो टिप ऑफ द माइक्रो कैथेटर एट द एज और द इनसाइड द एनोजल, एंड देन इनटू द माइक्रो कैथेटर यू प्लेस द कॉइल, धीरे धीरे यू गो एंड प्लेस इट, एंड नो कॉइल फॉर्म फोर्स। में ही होती है उसमें हाँ? मतलब वो बाहर निकलने के बाद होती है ना वो। बाद में निकल के दोबारा नहीं वो इसके अंदर शीट में होती है, और शीट को आप जो आपका माइक्रो कैथेटर है उसके अंदर चढ़ाओगे और वहां से सीधा पुश करोगे तो अंदर जाके वो अपने आप शेप ले लेती है। ऑल प्री शेप्ड कॉइल्स, ऑल प्री शेप्ड कॉइल्स। बाहर अंदर जाके शेप लेगी अपनी ये पुशेबल नहीं होती, दीज आर डिटैचेबल, इलेक्ट्रिकली डिटैचेबल, इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली या जो भी है, दीज आर नॉट पुशेबल कॉइल्स। पुशेबल कॉइल्स ब्रेन में नहीं यूज करते। ये जैसे लिक्विड एम्बोलिक मटेरियल जो दिखाया था, ये उसके वायर्स हैं, DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड और प्लस माइक्रोनाइज्ड टैंटलम और इथाइल विनाइल अल्कोहल कोपॉलीमर। ठीक है। और EVM के लिए हम कई बार ये यूज करते हैं, कई बार ये वाला लिक्विड एम्बोलिक यूज करते हैं, इधर ब्लू विद लिक्विडॉल और लिक्विड एम्बोलिक इधर स्क्विड है या ऑनिक्स है, व्हाटएवर। So after 3 hours and before 6 hours, management of stroke is intra-arterial. After 3 hours and before 6 hours. Look, initially it was 3 hours. Now the window has been extended to 4.5 hours for IV TPA. But again, that is again a judgment call which we taking into consideration the condition of the patient, how much big is the infarct and everything. It does not mean that we have to go inside and give IV TPA in case we feel like it is not a good candidate for TPA. And especially if the family agrees for mechanical, then probably mechanical is a better choice at 4 hours, 4 to 6 hours, 4 to 7 hours. Mechanical is a better So choice. arterial has no intra-arterial. Intra-arterial TPA. Yes. We can give in some cases where we feel like it's very distal kind of clot and we cannot reach up to that side and trap the clot and bring it outside. We can go inside and give some intra-arterial TPA. But if it is such a small vessel and we have to go somewhere distally, then probably the deficit is also very small. So we may do it, we may not do it outside. And giving any thrombolytic, strong thrombolytic definitely carries more risk of hemorrhage. So post thrombolysis hemorrhage of the infarcts, they are known for. Hemorrhagic infarct, hemorrhagic transformation of an acute infarct, that happens. That's
very frequent. That normally also happens. Even if you don't do anything, then also it can happen. It happens over a period of 2 to 3 days. And whether it will happen or not, there is no predictors for that. Basically, in MRI, if you see 2 to 5, basically what's the criteria? More than 5 micro bleeds, the chances of it getting converted into a hemorrhagic infarct is high. Rest is what क्या बचा? Carotids or और कुछ प्रोसीजर्स क्या क्या कर सकते हैं? और प्रोसीजर्स होते हैं स्पाइनल AV malformations, spinal fistulas, juvenile nasal angiofibromas, फिर carotid stenting, vertebral stenting, intracranial stenting. इन स्पाइन से मतलब ड्यूरल AVMs और ड्यूरल फिस्टुलास के बीच मतलब AVM और AVFs में से ज़्यादा कुछ फर्क होता है? AVM और AVF तो वही है. AVF is fistula, AVM तो cord की है या cord surface की. It's a pile, whether it's parenchymal or it's a pile that is surface AVM or it's a dural fistula. Dural fistula ब्रेन में भी होते हैं, साइनस. फिर आ जाता है आपका venous sinus thrombosis. In case ideal management is medical management, but in case patient is deteriorating despite the best possible medical management, then probably you have to go for intra-arterial clot evacuation. Other question? CCF. CCF भाई. Carotid cavernous fistula. CCF में treatment basically depends on whether it's a direct kind of CCF or an indirect kind of CCF. Direct is usually happens after a trauma, head injury or whatever. And indirect can happen spontaneously also because they usually happen where the ECA branches are somewhat connected, gets connected into the cavernous sinus. So probably for direct type, initially balloons were used, gold wall balloons they were called, but आजकल balloon मिलते भी नहीं हैं, उनके catheters भी नहीं आ रहे हैं, so nobody is using balloons except for few people who have those catheters and old stock of balloon. So most of the people like me, they are using coils. Go through the rent into the sac, initial venous sac, fill it with coils so that the blood stops going there. Get it thrombosed. Or in other case, the other option is if you are not able to go through that arterial sac, you have to go from the venous side, from the internal jugular vein into the inferior petrosal sinus. From the inferior petrosal sinus, you enter the vein into the cavernous sinus vein, and then probably. सिर्फ पर cavernous sinus पूरा thrombosis करेंगे तो complication कौन सा thrombosis आप liquid emboli थोड़ा वो फिस्टुला वाला तो बंद करना ही है ना, तो आपको वो वाला पाउच बंद करना, पूरा कैवर्नस नहीं बंद करना. You have to block that initial pouch which is forming immediately after the rent. You have to fill it with that. और indirect में तो आप probably you have to go via ECA, and if going via ECA is not possible, then again you go from venous side and enter the cavernous sinus. Either coils or material or whatever. इनको बेसिक पूछा जाएगा सर, ज़्यादा तो कुछ ऐसी ही बता दूँ. हाँ, मतलब बेसिक ये कि बस एन्यूरिज्म और स्ट्रोक के बारे में. स्ट्रोक के बारे में स्ट्रोक के बारे में पढ़ के जाना है. स्ट्रोक हॉट टॉपिक है. और पूछ लो न्यूरो का कुछ. पोस्ट कॉइलिंग कॉम्प्लिकेशन. Post coiling complication, if nothing happens during the coiling, patient is well extubated, then the only possible thing is either if you have packed it loosely, coils are hanging in the vein vessel, they can get migrated. Distal thromboembolism, clot which is forming at the edge of the coil, it can go distally. And the other thing is vasospasm. And if you are using a stent assisted coiling, then the stent thrombosis and all those things can happen if the patient is not adequately, you have not given the antiplatelet dose and the
proper antiplatelet function has not been suppressed. Can it erode to the vessel? Aneurysm. Erodes out of the aneurysm. Means later on, or later on recurrence of the aneurysm may happen, because ultimately what happens is, this is the aneurysm. You fill it from with coils from inside, but the impact of the blood is also there. So it may eventually keep on growing. If the vessel wall is too much diseased, it may keep on growing. So after some time, probably 1 or 2 years, you can see that the aneurysm has become bigger. Coils are sitting at one margin. When you go ahead, pack it again. Again you use it. Then next time you definitely go for stent assisted or probably some flow diverter and something like that, so as to heal the wall itself, give support to the wall, because that wall is already diseased. You have to give support to the wall. Hemorrhagic stroke intervention. Hemorrhagic stroke, no intervention. Nothing. The only intervention is done is surgical. Hemorrhagic stroke में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेमरेजिक स्ट्रोक में इंटरवेंशन का जो आपका एनोरिज्म जाते हैं, एवीएम जाते हैं, ये सब हेमरेजिक स्ट्रोक की कैटेगरी में आते हैं. अगर ये निकलेगा देन इट्स फाइन. इफ यू से हेमरेजिक स्ट्रोक by that you mean basal ganglia bleed and hypertensive bleed, don't do anything. Only unless until you can do an angio if you are wanting to rule out an underlying micro AVM or something that kind. If it's an atypical kind of bleed, frontal pole bleed, non-hypertensive patient, so why would that occur? You just do an DSA and evaluate whether what's the cause of bleed. Otherwise, if it's a pure basal ganglia hypertensive bleed, nothing. Patient may require surgical intervention, but not this intervention. ठीक है. ये क्लास के लिए रखे हुए सर मैंने. कौन सी? ये क्लास के लिए थोड़ा सा ले लेना. आदमी नहीं आपका भी ले जाना. कहाँ ले जाना? खाली लेकर दे के दे देना. क्या? खाली कर डीएमएस निकाल लेना आपने, बाकी मेरे को दे देना खाली बॉडी क्लास के लिए. नेक्स्ट टाइम फिर चलो न्यूरो का आ गया समझ में, फायदा आ गया तुम्हें, टाइम पे आ गया. चलो 10 मिनट बचे हैं. 10 मिनट में तुम्हें मैं बेसिक बता देता हूँ. पहले एम्बुलाइजिंग एजेंट बताऊँ या पहले कैथेटर्स? कैथेटर में बड़ा इंटरेस्ट है. चलो जी, कैथेटर एक भी याद नहीं रखते हम तो, क्योंकि ये सब टेक्नीशियन याद रखते हैं हमारे यहाँ, है ना. बेसिक कैथेटर जो होते हैं ना, आपको सबसे ज्यादा जो यूज कैथेटर्स हैं यूज होने वाले वो आपको पता होने चाहिए. नंबर 1 क्रेनियल फेसिंग कैथेटर, नंबर 2 कॉर्डल फेसिंग कैथेटर्स. क्रेनियल फेसिंग कैथेटर जो ऊपर वाले जिनकी ओरिजिन जो होगा वो क्रेनियल फेसिंग होगा तो क्रेनियल कैथेटर. कॉर्डल फेसिंग नीचे की तरफ जो होंगे वो कॉर्डल फेसिंग. कॉर्डल फेसिंग में मोस्ट कॉमनली कोबरा एंड कौन सा यूज करते हैं? सिमोन्स कैथेटर. ओके, तो कोबरा एंड सिम दोनों के ही 1 2 3 आते हैं. आगे की जितने भी लेंथ का एंगल होता है उसके हिसाब से 1 2 3. सो कोबरा आपका है शॉर्टेज चल रही है इसलिए कोबरा मिल नहीं पा रहे हैं आजकल. दिस इज कोबरा कैथेटर. ओके, ये है कोबरा कैथेटर जिसमें कोबरा की तरह होता है ना, किंग कोबरा जैसे वैसे आगे होगा तो इसको